जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। तो देखिए, जो ब्रिटिश एरिया था हमारे लिए बहुत इवेंटफुल था, हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें लूट के तो ले गए थे, लेकिन हमें कुछ दिया भी था। तो देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमें कुछ चेंज किया था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो उससे हमारी एजुकेशन सिस्टम पहले से बेटर हो गया था। हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे उनमें 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 भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए थे, काफ़ी इंप्रूवमेंट्स की थी, जिसके कारण हमारी जो सिस्टम थे वो ज़्यादा बढ़िया बन गए थे। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन्होंने हमारी देखिए जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो हमारे ब्रिटिश के आने से पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इनके आने के बाद उनकी कंडीशंस में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ था। ये भी एक अच्छा चेंज माना जाता है ब्रिटिश के आने के बाद। तो इन्होंने हमारे जो एक जात की बात थी, हमारे कास्ट सिस्टम की बात थी, तो वो ये हमारे काफ़ी इशू था बहुत बड़ा। तो ब्रिटिश के आने के बाद ये सिस्टम भी काफ़ी हद तक सुधर पाया था, काफ़ी रिफॉर्म्स बने थे, जिसके कारण ये जात पात सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं पहले बिफोर ब्रिटिश रूल हमारा सिस्टम क्या था एजुकेशन का। देखिए, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन थी, जो बुनियादी एजुकेशन थी हमारी, वो कहाँ होती थी? एक तो पाठशालाओं में, जहाँ पे संत महात्मा या गुरु वगैरह जो कि होते थे वो बच्चों को बेसिक नॉलेज देते थे। जहाँ हमारे मकताब्स में हमारे जो मुस्लिम लोग थे वो बच्चों को, छोटे बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन का ज्ञान देते थे। और हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए भी हमारे यहाँ पे कुछ प्रावधान थे, जैसे कि टॉल्स होते थे। टॉल्स मीन वो स्कूल्स होते थे जो कि पर्टिकुलर किसी खास सब्जेक्ट में किसी बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं, तो उनको टॉल्स कहते थे स्कूल्स को। और बाकी मदरसा थे जो कि हमारे मॉस्कों में होते थे, यहाँ पे बच्चों को कहीं पर्शियन जैसी भाषाओं का नॉलेज दिया जाता था। तो जो हमारी एजुकेशन थी ब्रिटिश रूल से पहले, वो देखिए एजुकेशन में क्या था हमारे यहाँ पे, वेदों का या रिलीजियस बुक्स का नॉलेज लेना, या फिर अरिथमेटिक टेबल्स, जैसे 1 का टेबल 2 का टेबल, इस तरह से टेबल याद करना, यही कुछ होता था। अगर हायर की बात करें, हायर एजुकेशन में बात करें, तो ब्रिटिश के आने से पहले हायर एजुकेशन में कुछ सब्जेक्ट्स होते थे जो कि जैसे जिसमें से एक था संस्कृत, अरेबिक, हमारा पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर भी सब्जेक्ट्स थे, जिसमें पर्शियन लैंग्वेज से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड पढ़ाया जाता था बच्चों को। हमारे कानून व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता था। ये कानून हमारे आज के कानून से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, वो उस समय के कानून के अकॉर्डिंग होते थे। और हमारे यहाँ पे उस समय लॉजिक लर्निंग कराई जाती थी कि क्या चीज़ कैसे है, क्यों है, उसका लॉजिक समझाया जाता था। बाकी मेडिसिन के ऊपर भी हमें नॉलेज प्रोवाइड किया जाता था हमारे उस समय। और एक एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट होता था जो कि मेन सब्जेक्ट थे, जिसमें कि सौरमंडल के बारे में, तारों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ाया जाता था। तो देखिए, ब्रिटिश के आने के बाद जब एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश के अंडर हो गया तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुई, लेकिन सबसे पहले जान लें कि जो ब्रिटिश थे हमारे देश में, हमें एजुकेशन सिस्टम सुधारने नहीं आए थे, बल्कि हमारे यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए आए थे। तो उनका मेन मकसद था हमारे देश में से पैसे को लूटना और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शोषण करना। तो उनका कोई ऐसा एम नहीं था कि वो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने आए थे। उनका कुछ भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटरेस्ट नहीं था, तो वो जस्ट अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे थे। तो देखिए, कुछ मिशनरीज आए थे, कुछ क्रिश्चियन आए थे हमारे देश में, जिन्होंने कुछ स्कूल्स खोले थे हमें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन उन क्रिश्चियंस का भी कुछ एम रहा होगा। उनका क्रिश्चियंस का स्कूल खोलने का यही एम था कि वो क्रिश्चियनिटी, अपने धर्म का प्रचार कर सकें। तो उसके प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने कुछ स्कूल खोले थे। तो देखिए, एक एक्ट आया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये ब्रिटिशर्स ने एक्ट लगाया था, जिसके अकॉर्डिंग हमें 1 लाख रुपए का सम दिया गया था, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में खर्च करने के लिए पहली बार सैंक्शन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे लोग एजुकेट हो। लेकिन इसका भी कोई रीज़न था। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे लोग एजुकेट होके उनके तौर तरीक़ों को अपनाएं और हमारी सभ्यता को भूल जाएं, और वो चाहते थे कि लोअर क्लास की लेबर उनके लिए प्रोड्यूस हो जाए, ताकि वो आराम से उनसे काम करवा सकें। तो देखिए, इस काम के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज खोले। उन्होंने एक एल्फिंस्टन कॉलेज खोला। जो हिंदू कॉलेज था वो कलकत्ता में खोला गया था, और एल्फिंस्टन जो कॉलेज था वो बॉम्बे में खोला गया था। इसका मकसद था कि इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो ब्रिटिश ने ये कॉलेज ओपन किए थे अपने बेनिफिट्स के लिए। वो चाहते थे कि हमें वेस्ट क्लास के नौकर मिले, जो कि हमारे लिए काम करें, जिनका ब्लड तो इंडियन हो, लेकिन उनका टेस्ट और ओपिनियन, सोच वगैरह इंग्लिश जैसी हो। तो अपने मकसद के लिए ही उन्होंने ये कॉलेज खोले थे।
वो चाहते थे कि इंडियंस हमारी तरह तौर तरीकों में काम करें, वो शक्ल से इंडियन हों लेकिन काम काज में हमारे जैसे हों। तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो एजुकेशन में कुछ स्टेप्स लें, लेकिन इस बात का जो ओरिएंटलिस्ट थे, जो कि हमारे वो लोग थे जो कि बुनियादी सिस्टम में पसंद करते थे, जो चाहते थे कि लोकल लैंग्वेज में संस्कृत में ही मीडियम होना चाहिए एजुकेशन का, या पुराना सिस्टम होना चाहिए ट्रेडिशनल सिस्टम। और दूसरा था एंजेलिलिस्ट्स, जो कि ब्रिटिश वाला सिस्टम था, जो चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम हो और वेस्टर्न कल्चर में स्टडी हो। तो इन दोनों के बीच में विवाद रहा। लेकिन जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एंग्लियो सिस्टम को ही सपोर्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मीडियम जो इंस्ट्रक्शंस का इंग्लिश हो, जो हम उनका मकसद था, वो चाहते थे कि वेस्टर्न कल्चर ही हमारे देश में फैले। तो इसके बाद एक देखिए वुड्स डिस्पैच आया 1854 में, जो कि चार्ल्स वुड ने किया था। इसके अकॉर्डिंग सेपरेट डिपार्टमेंट्स कर दिए गए थे हमारे एजुकेशन के भी, हर एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ बना दी गई थी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में, जिससे कि अलग से हायर एजुकेशन दी जाएगी। और इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए थे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे टीचर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर ज़्यादा कुशल बनाया जाएगा, उनको बढ़िया करने के लिए। तो देखिए ब्रिटिश ने जो सिस्टम दी, वो वर्नेकुलर स्कूल्स को भी सिस्टम दी, योगदान दिया। वर्नेकुलर स्कूल्स वो स्कूल्स थे जहाँ पे लोकल और नेटिव लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता था, तो इनको भी इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो देखिए हंटर एजुकेशन कमीशन आया था 1882 में, जो कि वुड्स डिस्पैच को देखने के लिए आया था कि कितना ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और हमारी पोजीशन क्या है प्राइमरी एजुकेशन की, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन की, और जो हमारे मिशनरीज़ हैं वो उनका काम कैसे है, क्या पोजीशन पे है, वो कितना क्रिश्चियनिटी को बढ़ा रहे हैं, और अपना वोकेशनल ट्रेनिंग जो है सेकेंडरी एजुकेशन में कैसे चल रही है। तो इनको जस्ट एक चेक करने के लिए सिस्टम था। तो देखिए कि अंग्रेज़ था लॉर्ड कर्जन उस समय, जो हमारे वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने ये सोचा कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चल रहा है उससे रेवोल्यूशनरीज मीन्स क्रांतिकारी ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, सिस्टम में कुछ खामियां हैं जिसके कारण ये लोग हमारे नौकर बनने की बजाय क्रांतिकारी विचारों से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ चेंज करना चाहा, तो उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया 1904 में। तो इसका मकसद था जस्ट कि ग्रोथ को चेक करना, उसको रोकना, ग्रोथ को जो हायर एजुकेशन में है। वो नहीं चाहते थे कि हम ज़्यादा एजुकेशन, हायर एजुकेशन गेन करें। तो देखिए जो यूनिवर्सल एजुकेशन थी जो इंडिया में हमारी नेगलेक्ट की गई थी, जब तक कि वर्धा एजुकेशन स्कीम नहीं आई थी 1937 में, जिसको कि गांधी जी ने इनिशिएट किया था। और गांधी जी सोचते थे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारे लिए बढ़िया नहीं है, हमारा भाईचारा ख़राब कर रही है, वो हमें मास्टर स्लेव बनाना चाहते हैं, और जैसे ये हमारी अच्छी पढ़ाई नहीं है इंग्लिश। तो वो चाहते थे कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम बने, जिसमें हमारी मॉरल वैल्यूज ऐड की जाए, ट्रुथ को, गुडनेस को। तो इसके लिए नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन लगाया गया, जिसमें यूनिवर्सल कंपलसरी किया गया फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन, जो जिनकी 6 से लेकर 14 साल के बीच में थी, उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया और फ्री एजुकेशन कर दिया गया। तो इसका एम था ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस। तो ये जो अपना सिस्टम था, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, इसमें से मोस्टली जो रिकमेंडेशंस थी हमने मान ली थी, हमारे देश वालों ने मान ली थी। तो देखिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे हमारे ब्रिटिश सिस्टम के एजुकेशन के, तो वो था कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो सभी लैंग्वेज इंडिया में एक हो गई थी, जिससे हमारे विचार मिलने लगे, और इससे हमारा नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ इंडिया में। हमें क्रिएट हुए अवेयरनेस, इक्वलिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमें अवेयरनेस आई कि हमारी कुछ सोशल और रिलीजियस बुराइयाँ भी हैं। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे, वो ये थे कि इन्होंने हमें डिवीज़न कर दिया इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस में और अदर इंडियंस में। और सेकेंडली जो इंडियन लिटरेचर है इसमें इग्नोर किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश सिस्टम में। और हमारी जो ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स थी उनमें ब्रिटिश की ही गाथा गाई जाती थी। और फोर्थ नुकसान था कि ओनली रिच बंदे ही ये पढ़ सकते थे, इनको पढ़ने का अधिकार था। और सोशल इम्पैक्ट्स में आप बात करेंगे कि सोशल इम्पैक्ट्स क्या पड़े ब्रिटिश रूल के। तो देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें अलग से ही देखते थे, हम वो सोचते थे कि हम इन्फीरियर हैं, वो सुपीरियर हैं, और हमें वो छोटा फील करते थे, हमें वो अच्छा नहीं फील करते थे, वो हमें लोअर फील करते थे। वो हमें समझते थे कि हम लोअर हैं, हम अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, तो वो हमसे कोई अच्छा हमें काबिल नहीं समझते थे अपना। तो लेकिन इंग्लिश एजुकेट जो इंडियंस थे उनको हमारे सिस्टम में काफ़ी बुराइयाँ लगी, जो सोशली थी, जो हमारे कई रीति रिवाज ऐसे थे जो उनको लगी कि वाकई बुराइयाँ हैं, वो उनको ठीक करना चाहते थे। तो उन जैसे कि कुछ बुराइयाँ थी, सती प्रथा, फीमेल इन्फेक्टिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड विधवा मैरिज। तो ऐसी बुराइयों को वो दूर करना चाहते थे। तो देखिए कुछ रिफॉर्मर्स आगे आए, जैसे कि एक रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन राय, और एक रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और
अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो ये कुछ रिफॉर्मर्स में से हैं जिन्होंने चाहा कि हम जो अपनी सामाजिक बुराइयां हैं इनको दूर करें। तो इन्होंने ब्रिटिश वालों को कंपेल किया रूल्स पास करने के लिए, बिल पास करने के लिए, ताकि इन बुराइयों को ख़त्म कर सकें। तो ऐसी एक बुराई थी सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था, जैसे किसी वाइफ का, लेडीज़ का हस्बैंड मर जाता था तो उसको, वाइफ को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो ये एक बहुत ज़्यादा अपराध था। हमारे धर्म में कहीं भी इस बार की सपोर्ट की गई है। तो इन 1829 में विलियम वेंटिक ने, गवर्नर जनरल थे जो हमारे, उन्होंने एक बिल पास किया जिसके बाद ये इस प्रथा को ख़त्म कर दिया गया था, इस पर बैन लगा दिया गया था। तो इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए जो कंपेल किया गया था हमारे रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इनका काफ़ी योगदान रहा अंग्रेजों पर दबाव डालने का कि इस प्रथा को ख़त्म किया जाए। ऐसी एक प्रथा, एक ही ऐसी एक बुराई थी फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसमें कि छोटे बच्चों को मार दिया जाता था। इसको बैन कर दिया गया था लॉ बना के 1870 में। एक विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया जिसके बाद जो विधवा औरत थी वो दोबारा मैरिज कर सकती थी। तो इसके लिए जो एफर्ट्स लगाई थी, जो बिल पास करने के लिए एफर्ट्स मेन लगाई थी, वो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो रिफॉर्मर थे उन्होंने लगाई थी। इनको काफ़ी योगदान जाता है इस बात का। तो एक देखिए सबसे बड़ी बुराई एक और भी थी जो कि थी चाइल्ड मैरिज। तो छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देते थे, तो उसको रूल बनाकर बैन किया गया 1891 में, और अगेन फिर 1929 में। उसके बाद फिर शारदा एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1929 में मैरिज के रिगार्डिंग। तो इसमें देखिए फिक्स कर दिया कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए उम्र 18 ईयर्स होगी, और बॉयज़ के लिए जो शादी की उम्र है वो 21 ईयर्स फिक्स कर दी गई थी। तो इससे हमारा चाइल्ड मैरिज सिस्टम ख़त्म कर दिया था। बाकी देखिए सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे। देखिए हमारा कल्चर जो था वो वेस्टर्न साइंस को, लिटरेचर के टच में है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बुराइयाँ लगी हमारे सिस्टम में, हमारे समाज में। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए लोअर क्लास भी आ गई, उन्होंने भी इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। तो देखिए कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, रिफॉर्मर्स हुए थे, जिनमें से पहला नाम आता है जहाँ एक उनमें से एक हैं श्री नारायण गुरु जी। तो ये एक अच्छे हिंदू संत थे, ग्रेट हिंदू संत थे और सोशल रिफॉर्मर थे। इनका जो जन्म था वो केरला में हुआ था। तो इन्होंने कंबाइन किया था लोअर कास्ट के लिए अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट और ब्रिटिश डोमिनेंस के, ब्राह्मण डोमिनेंस के अगेंस्ट। तो उन्होंने प्रोपेगेट किया था कि गॉड एक है, कास्ट एक है और रिलीजन एक है, हम सब एक हैं, तो हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ऐसे एक और रिफॉर्मर थे ज्योतिबा फुले। तो ये देखिए बेसिकली महाराष्ट्र से थे ये रिफॉर्मर। तो ये सोशल रिफॉर्मर महाराष्ट्र के थे। तो उन्होंने देखिए सत्य समाज की स्थापना की थी, जहाँ पे लोअर ऑप्रेस्ड क्लासेस को सपोर्ट किया गया। इन्होंने स्टार्ट किया स्पेशल स्कूल्स लोअर क्लासेस के लिए, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट की जा सके। इन्होंने कैंपेन लगाए रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लासेस के लिए, और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट्स लगाए जिसमें उन्होंने ब्राह्मण्स का विरोध किया। और ऐसे ही हमारे एक रिफॉर्मर और थे जिनका नाम है हमारा वीरेंद्रसालिंगम कांडुकुरी। तो ये रिफॉर्मर्स जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नॉवल राइट किया था, ड्रामा या बुक्स लिखी थी नेचुरल साइंस पे, जो कि तेलुगु लैंग्वेज थी। इन्होंने एक मैगजीन निकाला था विवेकवर्धिनी, जिससे वुमेन एजुकेशन पे जोर दिया गया था। इन्होंने देखिए ओल्ड बंदे की, यंग वुमेंस के साथ जो मैरिज थी और प्राइस ऑफ ब्राइड के विरोध में काफ़ी आवाज़ उठाई थी। तो नेक्स्ट रिफॉर्मर थे परियार ई.बी. रामास्वामी। इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा हमारे इंडियन रिफॉर्मर के तौर पे। इन्होंने भी अपने हमारे समाज में कई बुराइयों को दूर करने में काफ़ी योगदान दिया। तो इनका जो जन्म था वो इरोड टाउन में हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है। इन्होंने कांग्रेस लेफ्ट कर दी थी 1924-5 में, क्योंकि ये सोचते थे कि जो कांग्रेस है वो ब्राह्मण्स की कांग्रेस है, जो ब्राह्मण्स की इंटरेस्ट के लिए काम करती। तो उन्होंने एक नाम दिया था कांग्रेस को कि कांग्रेस फोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स, कि ये एक फोर्ट है ब्राह्मण्स का। उन्होंने लॉन्च किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन 1925 में। और इन्होंने प्रोपेगेट किया था नेशनलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, वुमेन्स राइट एंड बैन किया था कास्ट सिस्टम। तो इस पर काफ़ी जोर दिया था इन बुराइयों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट रिफॉर्मर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया हमारे सोशल रिफॉर्मर के तौर पे, हमारी कई बुराइयों को दूर करने के लिए काफ़ी लोगों को जागरूक किया। ये फिलोसफर थे, स्कॉलर्स थे और एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे। इनका जो जन्म था वो ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था आर्य समाज सोसाइटी, जो कि बॉम्बे और लाहौर में थी। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया था, जिससे कि जो हिंदूज हमारे कन्वर्ट कर गए थे अपना धर्म, वो दोबारा से हिंदू बन सके। तो इन्होंने अपोज किया था आइडल वर्कशिप का, चाइल्ड मैरिज का और कास्ट सिस्टम का इन्होंने विरोध किया था। तो इन्होंने काफ़ी योगदान दिया इस चीज़ों में। आगे हैं हमारे रिफॉर्मर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनका जन्म एक
गरीब और एक अनटचेबल फैमिली में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुलंदियाँ हासिल की। इनको प्यार से पॉपुलरली बाबा साहब भी कहते हैं। इनका देखिए क्लास में एक कॉर्नर में बैठते थे, बाकी डेस्कों से दूर एक जगह साइड में मैट के ऊपर, लेकिन इतना होने के बावजूद भी इनको इतना नीच समझा जाता है, फिर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऊँचाइयाँ हासिल करी। आज इनका काफ़ी मान-सम्मान है देश में, क्योंकि उस समय लोअर कास्ट का भेदभाव था, आज की डेट में नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। इन्होंने होटल, स्कूल्स और फ्री लाइब्रेरीज़ प्रमोट की थी एजुकेशन के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के, दलित के लिए। इनको आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये फर्स्ट मिनिस्टर थे इंडिया के, फ्री इंडिया के, जो कि ये बने। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे नाम, देश का नाम रोशन किया। इसके बाद है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को सब जानते हैं, इनको पॉपुलरली फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स इनिशिएट किए थे, जिसमें से कुछ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सत्याग्रह, सत्यदेव, सत्यदया, सर्वोदया, अपोज किया था इन्होंने चाइल्ड मैरिज को, अनटचेबिलिटी को। ये बिलीव करते थे खादी सिस्टम में, स्पिनिंग व्हील में, और ये चाहते थे कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा विलेज में लगे ताकि लोगों को शहरों की तरफ ना जाना पड़े। तो देखिए महात्मा गांधी जी का योगदान जो है आगे बाकी चैप्टर्स में, फ्रीडम फाइटर में भी देखेंगे, लेकिन कुछ की बात करते। गांधी जी ने कहा था कि जो वाइफ है हस्बैंड की, वो एक स्लेव नहीं है, नौकर नहीं है, बल्कि उसका एक हेल्पमेट है, जो कि इक्वल रखता है राइट्स उसके खुशियों में भी और उसकी सोरोज में भी, उसके दुख में भी। उन्होंने रिस्पेक्ट किया था वुमन का। और देखिए इम्पैक्ट जो था रिफॉर्मर मूवमेंट्स का, वो काफ़ी अच्छा रहा हमारी सोसाइटी में, हमारे जहाँ से कई इवल्स को ख़त्म कर दिया गया था। हमारा कास्ट सिस्टम जो कि शुरू से बुद्धा और महावीर के समय से चलता था, उससे पहले से था, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ था रिफॉर्मर्स के कारण। तो देखिए जो प्रिंटिंग प्रेस थी, इसका भी काफ़ी योगदान रहा था। विदाउट प्रिंटिंग प्रेस हमारे जो रिफॉर्मर्स थे, जो सोशल रिफॉर्मर थे जिनकी हमने अभी बात करी है, वो अपना जो मैसेज था वो लोगों को नहीं दे सकते थे। तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि इसमें राइटिंग के बाद ही ये काफ़ी तादाद में लोगों के पास उनके आइडियाज़ गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।